जो इस हुकूमत के साथ खड़ा होगा उसको न्याय मिलेगा, और जो इस हुकूमत का विरोध करेगा उसे बिहार में जाना पड़ेगा। आज जाना पड़ेगा, कल जाना पड़े, और नहीं तो जैसा मैंने कहा, बिहार आजादी का केंद्र बन जाएगा और जो बाहर रहेगा वही गुलाम बन करके रहेगा, जी हजूरी करेगा और कुछ नहीं कर सकता है तो चुप रहेगा। आज शरद रेड्डी को बचा रहा है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। राघव गुंटा को जो बचा रहा है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अजीत पवार को जो बचा रहा है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज अशोक चौहान को जो बचा रहा है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज जो देश के अंदर जितने बड़े से बड़े भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लेकर के भारतीय जनता पार्टी घूम रही थी, उन सबको बचाने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज मैं सुन रहा था मेरठ में मोदी जी कह रहे थे कि मैं चाहता हूं भ्रष्टाचार को खत्म करना और विपक्ष चाहता है भ्रष्टाचारियों को बचाना। आज देश की सच्चाई है, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को कोई बचा रहा है, सरेआम चौराहे पर सीना तान करके उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी क्या बात हुई है कि ईडी 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 है कि मोदी है, मोदी है कि ईडी है कि मोदी है, मोदी है कि ईडी है, ये समझना मुश्किल हो गया। प्रवीण पुरकायस्थ जी के 6 महीने जेल के अंदर पूरे होने पर इकट्ठा हुए हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि ये एक भ्रम ही बचा है, और कुछ दिनों बाद ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा कि जेल अंदर है या जेल बाहर है। जेल के अंदर जो बंद है वो गिरफ्तार है या जेल के बाहर जो बचे हुए हैं वो गिरफ्तार है। क्योंकि हुकूमत एक ही बात से डरती है, आवाज को पूरे जोर से उठाओ, इसकी आजादी है, लेकिन सच की आवाज धीरे से भी मत उठाओ, इसका प्रतिबंध है। आहिस्ता आहिस्ता अभी सीताराम येचुरी जी कह रहे थे कि बात पुरकायस्थ जी की कोई अलगा नहीं है, सेपरेट कोई परिघटना नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह से कारवां बढ़ रहा है, और कम से कम यहां बैठे हुए लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत में जो कुछ घटता है, देश की राजधानी दिल्ली में जो घटता है, केरल के अंदर एक कोने में समुद्र के किनारे एक गांव में जो घटता है, आदिवासी इलाकों में जंगलों में एक झोपड़ी में जो कुछ घटता है, गांव से लेकर के शहर तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का आज तो ग्लोबल विलेज है। तकनीकी क्रांति के बाद दुनिया बदली है, दुनिया का ताना बाना बदला है। आज अभी आप दिल्ली में हैं, अभी आप अमेरिका में हो सकते हैं शाम रात तक, लेकिन जब ये ग्लोबल विलेज नहीं था तब भी दुनिया का ताना बाना, दुनिया का शासक वर्ग का ताना बाना और दुनिया के सामान्य इंसान का ताना बाना तब भी जुड़ा हुआ है। आज वो और सघन हुआ है। भारत के अंदर मीडिया को कब्जे में लेने के बाद प्रिंट मीडिया को वो ज्यादा ताकतवर नहीं मानते। आज वो कहते हैं लेख लिखते रहो, पढ़ता कौन है। लेकिन जब से हाथ में मोबाइल आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हर वीडियो लोगों के पास पहुंच रहा है 24 घंटा, सोने से पहले, आंख बंद होने से पहले तक, और आंख खुलने के बाद सबसे पहला अगर कहीं हाथ जाता है तो मोबाइल तलाशता है। और उस तलाश में वैकल्पिक मीडिया के रूप में पूरे भारत के अंदर जिस तरह से इस तरह के संस्थान जिन्होंने
वीडियो के फॉर्मेट में आज के दौर के भारत की चुनौतियों को भी, आज के दौर के छात्रों के आवाज को, छात्र मजदूरों की आवाज को, किसानों की आवाज को, इस देश के महिलाओं की आवाज को, आदिवासियों की आवाज को, हर तबके के दुख दर्द को और दुनिया में क्या हो रहा है जिस तरह से विश्लेषित करके इस वैकल्पिक मीडिया के माध्यम से वीडियो हमारे मोबाइल में आने शुरू हुए, तो लोगों ने अपने टीवी के चैनल बंद किए और धीरे धीरे इस तरह के वैकल्पिक मीडिया की तरफ देखना शुरू किया। एक विचार का प्रवाह, पहले कहते थे कि क्रांति, अखबार जो है क्रांति का सबसे बड़ा हथियार होता है। आज के जमाने में ये वैकल्पिक मीडिया ने एक नई वैचारिक क्रांति का प्रवाह पैदा किया और उस सच के कारण मीडिया पे हमला शुरू हुआ और उसका शिकार सबसे पहले न्यूज क्लिक पे हुआ और सोच समझ करके हुआ, क्योंकि एक पूरी एक कतार खड़ी हो गई इस देश के अंदर इंडिपेंडेंट मीडिया की, जो सच को वीडियो के फॉर्म में आपके मोबाइल तक पहुंचाता है। यह इसकी ताकत है। शायद कभी अखबारों में लोगों तक पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क होता था, एक अखबार छपता था और एक महीने बाद दूसरे तक पहुंचता था गांव में, उस अखबार को लोग पढ़ते थे। लेकिन आज ये जो वैकल्पिक मीडिया के माध्यम से वीडियो बनता है और रात तक होते होते लोग अब तलाश करते हैं कि वीडियो आया कि नहीं आया। ये ताकत, ये गुनाह या ये उनका कर्तव्य जिसको प्रवीण पुरकायस्थ ने निभाया, मैं प्रवीण पुरकायस्थ और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरे दुनिया के अंदर विश्व स्तर पर क्या घटनाक्रम चल रहा है। मेरे ख्याल से वैकल्पिक मीडिया में बहुत सारे पत्रकार काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे दुनिया के अंदर विश्व जगत में क्या घटना हो रही है और उसका अंतरराष्ट्रीय क्या महत्व है और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ना है, अगर किसी को भी अल्टरनेटिव मीडिया से जानना था तो वो प्रवीण पुरकायस्थ की वीडियो ढूंढता था। ये ताकत थी प्रवीण पुरकायस्थ। और इसलिए क्योंकि भारत के अंदर जो सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है वो केवल भारत के अंदर नहीं हो रहा है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। आज दुनिया के विश्व व्यवस्था की ये जरूरत है कि दुनिया में 10-20 ऐसे केवल चेहरे हों जिनके इर्द गिर्द सत्ता रहनी चाहिए, क्योंकि किसी मुल्क के करोड़ों लोगों को मैनेज करने से ज्यादा आसान है कि उस देश में 8-10 लोगों को मैनेज करना हो, दुनिया के अंदर 8-10 लोगों को मैनेज करना हो। और इसलिए विचार की ताकत और विचार की धार को वो पहचानते हैं जो दुनिया का मैनेजमेंट करना चाहते हैं। लेकिन मीडिया पे हमले के साथ साथ आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर विपक्ष पे हमला हो रहा है। क्यों हो रहा है? वर्तमान मोदी सरकार 5 साल पहले भी थी, लेकिन 5 साल पहले शायद ईडी का नाम लोग नहीं जानते थे। ये 5 साल बाद क्या हुआ है? ऐसी क्या बात हुई है कि ईडी 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 है कि मोदी है, मोदी है कि ईडी है कि मोदी है, मोदी है कि ईडी है? ये समझना मुश्किल हो गया। 5 साल में क्या मिला है? 5 साल पहले इस देश के अंदर उनका टारगेट था कि इस देश के अंदर जो भी आवाज उठ रही है, चाहे छात्रों की आवाज हो, नौजवानों की आवाज हो, मजदूरों की आवाज हो, किसानों की आवाज हो, आदिवासियों की आवाज हो, महिलाओं की आवाज हो, उस आवाज को दबा दो। उन्होंने दहशत क्रिएट किया, नफरत की आग में समाज को ठोका, लोगों में डर पैदा हुआ। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर सड़क पर किसान आता है आंदोलन के लिए तो पूरे देश के अंदर उसकी आवाज बनकर के मीडिया में कौन बैठता है, कौन उसकी पैरोकारी कर रहा, विपक्ष कर रहा था। अगर आदिवासियों पे हमला होता है तो उसकी पैरोकारी कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। अगर छात्रों के ऊपर लाठी चलती है तो उसका विरोध कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। अगर इस देश के अंदर सारे मजदूरों के कानून को उतर करके 4 कानूनों में तब्दील कर दिया गया तो उसकी आवाज कौन बन रहा है? विपक्ष बन रहा है। आज विपक्ष को अगर खत्म नहीं करोगे तो किसानों को दिल्ली आने के लिए रास्ते में कीड़े बिछा तो देंगे वो, लेकिन उसकी आवाज, विपक्ष की आवाज उससे ज्यादा चुभती है। कीलों पर जितनी ताकत के साथ वो अपना जोर देते हैं
उससे ज्यादा उनको बात चुभती है कि कोई विरोध करता है। इसलिए एक एक करके पिछले 5 साल के कार्यकाल में अलग अलग तबकों की आवाज को बंद करना था। इस लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की आवाज को बंद करना है, इसलिए और जो भी वैकल्पिक मीडिया है उसे नियंत्रित करना है, जिससे कि अगले 5 साल में जो तैयारी है कि कल दर्द तो हो इस मुल्क में लोगों के दिलों में, लेकिन जुबां पर आवाज लाने की हिम्मत न पैदा हो। यही ताकत है जहां से वो सपना देखते हैं कि इस मुल्क में नई तानाशाही को स्थापित करें। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई आमतौर पर ऐसा एक कोई नई बात नहीं है। हम लोग बहुत पहले से सुनते आए हैं और एक दूसरे को सुनाते आए हैं कि जब वो मजदूरों के लिए आए तो हम नहीं बोले क्योंकि हम मजदूर नहीं थे। जब वो किसानों के लिए आए तो हम नहीं बोले क्योंकि हम किसान नहीं थे। जब वो कम्युनिस्टों के लिए आए तो हम नहीं बोले क्योंकि हम कम्युनिस्ट नहीं थे। लेकिन जब हमारे पास आए हो तो हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला बचा ही नहीं था। मुल्क में एक एक करके हर उस आवाज को बंद करने की कोशिश हो रही है। आज प्रवीण पुरकायस्थ से जो बात शुरू हुई थी, बात उतनी नहीं है। प्रवीण पुरकायस्थ की जो लड़ाई थी अपने सच को सामने लाने की, आज हम जिस दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री आज उसी तिहाड़ जेल में बंद है। कोई आरोप नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई तथ्य नहीं, और उसके आधार पर आज मैं सुन रहा था मेरठ में मोदी जी कह रहे थे कि मैं चाहता हूं भ्रष्टाचार को खत्म करना और विपक्ष चाहता है भ्रष्टाचारियों को बचाना। आज देश की सच्चाई है, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को कोई बचा रहा है, सरेआम चौराहे पर सीना करके उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज शरद रेड्डी को बचा रहा है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। राघव गुंटा को जो बचा रहा है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अजीत पवार को जो बचा रहा है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज अशोक चौहान को जो बचा रहा है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज जो देश के अंदर जितने बड़े से बड़े भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लेकर के भारतीय जनता पार्टी घूम रही थी, उन सबको बचाने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। इस मुल्क में उनका एक ही कानून है। सीताराम जी कह रहे थे कि कानून बदल गए। आज आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है, आपको साबित करना है कि आप गुनाहगार हैं या नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कानून और गहरा बदला है। जो इस हुकूमत के साथ खड़ा होगा उसको न्याय मिलेगा, और जो इस हुकूमत का विरोध करेगा उसे तिहाड़ में जाना पड़ेगा। आज जाना पड़ेगा, कल जाना पड़े, और नहीं तो जैसा मैंने कहा, तिहाड़ आजादी का केंद्र बन जाएगा और जो बाहर रहेगा वही गुलाम बन करके रहेगा, जी हजूरी करेगा और कुछ नहीं कर सकता है तो चुप रहेगा। इसलिए जो ये कारवां बढ़ रहा है, लेकिन मैं आशावादी व्यक्ति हूं, मैं उल्टा देखता हूं। जब से दुनिया का इतिहास बना है एक एक कारवां में, दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ी है। जब कोई भी सत्ता और कोई भी ताकतवर व्यक्ति इतिहास के पन्नों में आदिम समाज से लेकर के आज तक वो इतना ताकतवर हो जाता है कि सारे दरवाजे बंद करने की उसकी क्षमता हो जाती है। समाज के अंदर से ही एक नई खिड़की खुलती है और वो एक नए रास्ते को बनाती है। अगर ये जो समाज, भारतीय समाज आदि प्रसव पीड़ा के दौर से गुजर रहा है, हर व्यक्ति के दिलों में चुभन है, हर व्यक्ति के सीने में बेचैनी है, ये बेचैनी को गिरफ्तार करके तिहाड़ में डालने पर भी कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए इसकी सारी जेलें में अगर को डाल दिया जाए तब भी लोग बच जाएंगे, और जो बचे हुए लोग हैं वो नए भारत का निर्माण करेंगे। हम कई बार ऐसे भारत कई ऐसे अंधकार युग में पहुंचा है जहां से कोई रास्ता नहीं था, लेकिन 2 लाइनों के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा। इसलिए एक नई ऊर्जा के साथ जहां पर हैं आप, एक व्यक्ति हैं, लड़ाई चुनाव के दौर में हम बैठे हैं, प्रवीण के लिए भी अंदर से बैठे हुए उनकी लड़ाई को आगे बढ़ने का यही रास्ता है। सारी कोशिश क्या थी, इस सत्ता को पर्दाफाश करना। इसलिए एक कोशिश करने की जरूरत है, आप जहां भी हैं, जिस कोने भी हैं, लोकतंत्र में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के रूप में जो हमें एक हथियार मिला है, अंगुली को दबाने का, ऐसे नहीं, ऐसे इस बटन को दबाने की तैयारी करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप दिल्ली में हैं, एक रजिस्टर बनाइए। आप पूरे मुल्क में, पूरे देश में आपके जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका नाम लिखिए और उनसे बात करिए। जहां भी हैं वो तैयारी करें। एक काम केवल करना है, जुबान नहीं खोलना है। हुकूमत चाहती है कि आपकी जुबान बंद रहे, चुनाव तक अपनी जुबान बंद रखिए, हाथ को एक्टिव करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग बटन दबाने जाएं, इस हुकूमत को हराएं और चुपचाप लोकतांत्रिक अधिकार के माध्यम से नई क्रांति को घटित करें। भारत में बदलाव हो सकता है। भारत में जो दर्द है 400 पार का नहीं है। यकीन मानो, इस मुल्क में अभी इमरजेंसी की चर्चा हो रही थी, जब इंडिया इस इंदिरा और इंदिरा इस इंडिया बन गया था। ये पार्टी और व्यक्ति नहीं है, ये सत्ता का, अहंकार का नशा होता है। जब जब चढ़ा है इस मुल्क के ऊपर, लोगों ने तख्ता साफ कर दिया है। उनको 400 गिरने दो, अपने एक वोट की तैयारी करो। 440 में भी बदल सकता है, ये पता नहीं चलेगा जिस दिन परिणाम नहीं आएगा। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप सब ने जिस तरह से आज के दौर में, ये भी जरूरी है कि इनकी तानाशाही के खिलाफ इकट्ठा हुआ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचने लगे हैं कि मीटिंग में जाएंगे तो रिकॉर्डिंग में हमारा भी चेहरा तो नहीं दिख जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों को पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई। आप इस लड़ाई के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रवीण समझिए कि उनकी लड़ाई जिंदा है, क्योंकि लड़ाई अगर बाहर जीता है तो समझिए कि उनके अंदर की जो है कुछ जिंदा है। ये लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई जीती जाएगी। एक बार चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां सभी साथी बांधेंगे और पूरी ताकत से बोलोगे। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतने वाली आवाज नहीं आ रही है। दोनों हाथ की मुट्ठियां खोल लो, बहुत देर से बैठे हुए हो। अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे।